बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, तो अब तक हम आपकी किताब का क्या क्या एरिया कवर कर चुके हैं, जो हमने लेक्चर्स में कवर किया। तो उसको स्टडी टेक्स्ट से भी मैच करके देखते हैं, रिकंसाइल करके देखते हैं स्टडी टेक्स्ट से कि बेटा अब तक हमने आपकी किताब का क्या क्या हिस्सा कवर किया। जरा बताइए, व्हाट इज टेक्स्ट हियर? कर लिया कवर? जवाब दीजिए आप सब लोग। ठीक है। व्हाट इज टैक्सेबल इनकम एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड, ये भी हमने कवर किया। पर्सन्स कौन कौन होते हैं, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया जनरेट हो गया। ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमें बात करनी है वो, अच्छा कुछ और टॉपिक भी डिस्कस किए जो यहाँ लिखे भी नहीं है, लेकिन आज की क्लास में पार्टिकुलरली हमने जो बात करनी है वो बात करनी है किस हवाले से? वो बात करनी है टैक्स रेट्स के हवाले से। ठीक है। तो टैक्स रेट्स के हवाले से बात शुरू करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको टैक्स ईयर भी दिख रहा होगा, ऐसा ही है। ये किताब कवर कर रही है टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, सारी बातें हमने कवर कर ली। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब ये किताब में यहाँ पर एक्सरसाइज भी मौजूद है, ये एग्जाम एक्सरसाइज आप देख लें, इसमें आप आंसर निकालें, फिर आंसर्स आप किताब के दिए हुए आंसर से मैच कर सकते हैं स्टडी टैक्स से। अच्छा जी, मैंने इनकम की डेफिनेशन कवर करवा दी। जरा देखिए इनकम की डेफिनेशन, एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और रिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है जी। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम, यही पढ़ा था हमने बेटा, ये सब चीजें पढ़ ली हमने। फिर हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े, याद होगा आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सब कुछ किया हमने। ठीक है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात भी हो गई, बहुत तफसील से हुई है यहाँ भी। अभी आपकी किताब ने इसको तफसील से डिस्कस नहीं किया हुआ, तो स्टडी टेक्स्ट भी आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, ये अलाउंसेस की लिस्ट है, तो अगर किसी को देखना हो तो किताब का पेज नंबर 43 और पीडीएफ के लिहाज से 47, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का 47 और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का 43 नंबर देख सकता है कि सारे अलाउंसेस हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको दोबारा से। ठीक है, ये सारी बातें मैंने कर दी आपके सामने। ये पर्सन आ गया आपके सामने। चले, तो यहां से कुछ बात शुरू करते हैं आगे। अब पर्सन पे बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी आज। ठीक है, तो जरा देखिए सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन क्या है। पर्सन क्या है? एन इंडिविजुअल। ठीक है, नेचुरल पर्सन जिसको हम बोलते हैं, पता है आप सबको बेटा? बोलिए। अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्जीरिया। कोई भी कंपनी या कोई भी एओपी जो कंपनी है तो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, एओपी है तो पाकिस्तान में फॉर्म हुई है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिश की गई है, पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज की गई है, चाहे कंपनी हो चाहे एओपी हो, या पाकिस्तान से बाहर। क्योंकि ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुई हैं या ऐसी एओपी जो पाकिस्तान में फॉर्म हुई हैं, उनकी भी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम होगी, उनकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी होगी। ऐसी कंपनीज जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, पाकिस्तान से बाहर वजूद में आई हैं, ऐसी कंपनीज की पाकिस्तान सोर्स इनकम हो सकती है, लिहाजा उनको भी पर्सन में शामिल किया गया है। और फेडरल गवर्नमेंट, जैसे हमारी वफाकी हुकूमत है, उसको भी पर्सन माना गया टैक्स के अंदर। हुकूमत को भी एक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया। हुकूमत जो है ना, वो कंपनी की, हुकूमत को भी एक कंपनी की डेफिनेशन में शामिल किया गया। फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट,
और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये IMF, वर्ल्ड बैंक सारी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये तमाम इदारे भी आपके लिए पर्सन टैक्स पर्पस के लिए। इनकी एक्टिविटीज भी टैक्स हो सकती हैं। ये और बात है कि इनकी एक्टिविटीज को लॉ के जरिए या टैक्स ट्रीटीज या इम्यूनिटीज प्रोवाइड करके एग्जाम कर दिया जाए। तो स्कोप बहुत ज्यादा है और उस स्कोप की जद में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को एग्जाम किया जा सकता है, ये और बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आपके सामने देखो, इसका मतलब क्या, बुनियादी तौर पे पर्सन तीन है, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। और कंपनी की डेफिनेशन में, कंपनी वो जो आपके कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत या कंपनी एक्ट के तहत फॉर्म हुई है, वो तो कंपनी है, लेकिन टैक्स में कंपनी की डेफिनेशन वसी है और उसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सब शामिल है। ठीक है, ये आपके सामने। अच्छा, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपके सामने आता है। अब यहां से मैं एओपी की डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म। एओपी में क्या शामिल है? फर्म शामिल है। फर्म मतलब अ पार्टनरशिप फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, any artificial juridical person, any body of persons formed under a foreign law but does not include a company। क्या मतलब? चार चीजों को एओपी बोला जा रहा है। हमने सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को बतौर एग्जाम्पल लिया, लेकिन जनाब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन तो बहुत वसी है। ठीक है, सबको डिफाइन कर रहा हूं बारी बारी, सबको डिफाइन कर रहा हूं। नाउ AOP includes a firm, प्लीज गौर करो। AOP includes a firm, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में फर्म शामिल है। फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म जो होगी वो टैक्स पर्पस के लिए AOP होगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये लॉ ने एक प्रिविलेज दिया है हिंदू फैमिली को कि हिंदू फैमिली मेंबर जो कि अनडिवाइडेड हैं, एक घर में रहते हैं और एक बड़ा सा घर है हवेली नुमा, जिसमें बहुत सारे खानदान रहते हैं। ठीक है, वो खाना पीना उनका सब कुछ क्या एक साथ है, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया गया है कि वो टैक्स पर्पस के लिए वो AOP बन जाएं। वो सारे लोग अलग अलग टैक्स पे ना करें, बल्कि टैक्स पर्पस के लिए वो सारे लोग अपनी इनकम ऐड कर दें और वो अपनी इनकम ऐड करके एक सिंगल पर्सन बन के करें, टैक्स पे करें, वो अलग अलग इंडिविजुअली टैक्स ना पे करें। उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लॉ ने AOP माना है। ये और बात है कि ये बात प्रैक्टिस में है या नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपके सामने डेफिनेशन बताना। तो AOP इंक्लूड्स अ फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब वो पूरी फैमिली है, उसका कारोबार एक ही चल रहा है, उस पूरे कारोबार को सारे भाई मिलके देख रहे हैं बाप के बाद। ठीक है ना, और रहना खाना पीना सब कुछ उनका एक साथ चलता है। तो ये एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने आप को AOP डिक्लेयर करके वो सब मिलकर क्या करें, टैक्स पे करें। उसके बाद 2 पॉइंट क्लियर बेटा, आवाज ही नहीं है बेटा। AOP इंक्लूड द फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्लियर बेटा? ये जब हिंदू अनडिवाइड लिखा तो हिंदू होना चाहिए ना बेटा। अनडिवाइड फैमिली लिखा या हिंदू अनडिवाइड फैमिली लिखा है? ऑब्वियसली 2 पॉइंट क्लियर। अच्छा जी, अब सबसे कमाल बात तीसरी बात है, ये बताइए आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? कंपनी होती है ना आर्टिफिशियल पर्सन, तो जवाब दें। तो क्या कंपनी AOP की डेफिनेशन में शामिल है? नहीं बेटा नहीं, आखिरी लाइन पढ़ो, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। ऊपर कहता है कि AOP इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और आखिरी लाइन खत्म होती है बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। हैरानगी वाली बात है कि नहीं है? दो मतजाद बातें हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? एक तरफ कहता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन AOP है, और आखिर में कहता है कंपनी AOP नहीं है।
क्या कहेंगे इस बारे में आप सब लोग? आप सबका रिस्पांस का मुंतजर, बोलिए। क्या ये खुला तजाद नहीं है? यार बेटा मुस्लिम अनडिवाइडेड नहीं लिखा हुआ ना डेफिनेशन में, डेफिनेशन डेफिनेशन है यार। हिंदू अनडिवाइडेड का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड है, ठीक है बेटा। ये पुराने कानून से चलता हुआ आ रहा है, ये उधर भी है आपके पास, ठीक है ना। ये अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे कहां पर, मर्केंटाइल में, वहां भी मिलेगा आपको, ठीक है। उधर सवाल आता है मर्केंटाइल लॉ में। चले बेटा मैं उस बात से हटके बात करता हूं आपसे, प्लीज। मेरा फोकस किस बात पर है उस पर आइए वापस। मेरा फोकस किस बात पर है सर? ये क्लियर हुआ एओपी इंक्लूड द फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। सर ये क्लियर हुआ एओपी इंक्लूड द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये भी क्लियर हो जाता कि एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब कंपनी, लेकिन आखिर में लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, तो ये बात हमें समझ नहीं आई। हमें ये बात समझ नहीं आई। अब समझिएगा, अब समझिएगा प्लीज, इसको समझिएगा। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब यहां पर क्या है? एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का मतलब यहां पर यह है, सुनिए सुनिए सुनिए, दो कंपनीज तो आपस में, दो कंपनीज तो एक कंपनी और दूसरी कंपनी, वो टैक्स पर्पस के लिए क्या है, कंपनी है, उसको एओपी नहीं माना जाएगा। तो कंपनी बतौर कंपनी एओपी नहीं है, लेकिन दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर, क्या, दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर एओपी है। समझे बेटा ज्वाइंट वेंचर या नहीं समझे? जवाब दो, देखो बोर्ड पे देखो और समझो इस बात। सोनी एरिक्सन, ये सोनी और एरिक्सन क्या है? कंपनी। सोनी एक कंपनी है, यस और नो? जवाब तो दीजिए बेटा प्लीज। सोनी कंपनी मोबाइल फोन बनाती है, लैपटॉप बनाती है, कैमरास बनाती है, सो ऑन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, टेलीविजन बनाती है, एलईडी, मोबाइल कैमरा, ठीक है, अलग से प्रोड्यूस करते हैं कैमरा वगैरह, यस और नो? एरिक्सन कंपनी भी इस तरह इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती है। लेकिन सोनी कंपनी ने फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप कर ली, एक प्रोजेक्ट पे इकट्ठे हो गए, प्रोजेक्ट पर। वो प्रोजेक्ट है मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन है जो सोनी और एरिक्सन मिलके बना रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है जो सोनी और एरिक्सन मिलके बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सोनी जो है कैमरा, लैपटॉप्स, ठीक है जी, और एलईडी, ये सब चीजें वो बतौर सोनी बना रहा है। तो अब सिंपल बात है कि सोनी कंपनी जो है वो बतौर, जब कंपनी ऑपरेट कर रही है और वो लैपटॉप्स, कैमरा, मोबाइल फोन बना रही है, उससे जो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, उस पर जो, फर्ज करेंगे कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, उससे जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट पे उसको टैक्स देना है बतौर कंपनी। इसी तरीके से एरिक्सन जो अलग से प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट पर उसने टैक्स पे करना है बतौर कंपनी। लेकिन जो सोनी और एरिक्सन, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, एक प्रोजेक्ट में, इस पार्टनरशिप को हम क्या नाम देंगे?
ज्वाइंट वेंचर। इस ज्वाइंट वेंचर पर ये मोबाइल जो बनेगा, इस मोबाइल को बिककर जो प्रॉफिट्स होंगे, इन प्रॉफिट्स पर ये जो टैक्स देंगे ये बतौर एओपी देंगे। तो दो कंपनीज तो एओपी नहीं है, लेकिन दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर बेटा एओपी, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, मींस कंपनी इसमें शामिल नहीं, लेकिन दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर इसमें शामिल। समझते हैं इस बात को? कंपनी और कंपनी की पार्टनरशिप या कंपनी या किसी पर्सन की पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर हो सकती है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी और किसी इंडिविजुअल के दरमियान भी हो सकता है। ज्वाइंट वेंचर जो है वो एक कंपनी और किसी एओपी के दरमियान भी हो सकता है। ज्वाइंट वेंचर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो बतौर पर्सन जो अलग से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उस पर टैक्स उसने उसी पर्सन के तौर पे देना है, लेकिन दो कंपनीज का जो ज्वाइंट वेंचर है उस ज्वाइंट वेंचर को पाकिस्तान टैक्स लॉ में क्या माना गया बेटा? एओपी माना। चाहिए ये बात क्लियर होती है आप लोगों को बेटा? तो कंपनीज तो एओपी नहीं है, लेकिन कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर क्या है? एओपी है। तो उस ज्वाइंट वेंचर के प्रॉफिट्स पर उसने टैक्स देना है बतौर एओपी, लेकिन जो कंपनीज की बाकी एक्टिविटीज हैं उन बाकी एक्टिविटीज पे टैक्स देना है बतौर कंपनी। ठीक है, बात क्लियर होती है बेटा सब लोगों को? जवाब दीजिएगा प्लीज। गुड, जबरदस्त, ओके। ठीक है, और आखिरी लाइन अब रह गई। आखिरी लाइन क्या है बेटा? आखिरी लाइन क्या है? एंड एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। तो अगर एक एओपी पाकिस्तान से बाहर फॉर्म हुई है, एक पार्टनरशिप फर्म पाकिस्तान से बाहर फॉर्म हुई है, ठीक है, तो क्या उसको भी टैक्स पर्पस के लिए एओपी माना जाएगा? बिल्कुल टैक्स पर्पस के लिए एओपी माना जाएगा। तो अगर एक पार्टनरशिप पाकिस्तान से बाहर फॉर्म हुई है, अगर वो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, तो अगर उसकी कम से कम पाकिस्तान सोर्स इनकम है, भले उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पाकिस्तान से क्या हो, बाहर हो, भले वो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, तो कम से कम उस एओपी को जो बाहर फॉर्म हुई है उसको पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए, पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद, कम से कम अपनी नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद उसको अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना होगा। ठीक है, और टैक्स ट्रीटी हो तो वो भी देना पड़ेगा। सो ऑन, ये सारी बातें अब मिक्स हो जाएंगी आपके साथ। A social person includes a firm, a Hindu undivided family, any artificial juridical person, any body of person formed under a foreign law, but does not include a company. और देखो नीचे फर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वही डेफिनेशन है कि जो पार्टनरशिप में लिखी हुई है। तो फर्म का मतलब क्लियर, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, ये लॉ में प्रूव हो जाएगा आपके सामने, देख लो। फर्म मीन्स the relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all। बचपन में पढ़ ली होगी डेफिनेशन बेटा, बताइए, ये पढ़िए डेफिनेशन आप लोगों ने। तो फर्म का मतलब क्या हुआ? फर्म का मतलब क्या हुआ? फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए अगली डेफिनेशन किसकी। अब आते हैं कौन सी डेफिनेशन पर बेटा, कि टैक्स लॉ में कंपनी क्या है। ठीक है, पढ़े डेफिनेशन। कंपनी मीन्स, अच्छा अब ये भी एक चीज है जो कि अभी आप जरा सोचिएगा इसके ऊपर, या आपको पता होना चाहिए पहले से ही, कि कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो मीन से शुरू होती है और कुछ डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू होती है।
जो डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू होती है वो कहलाती है इंक्लूसिव डेफिनेशंस, और जो मीन्स से शुरू होती है वो कहलाती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस। पता है इस बात का? इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। मीन्स का मतलब जो बताया जा रहा है वही है, उस लिस्ट में और कुछ शामिल नहीं हो सकता। चले जी, ओके। देखिएगा, कंपनी मीन्स, कंपनी टैक्स लॉ में यही है जो बताई जा रही है। अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। इसके साथ आप लिख सकते हैं एंड कंपनी एक्ट 2017। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने अमेंडमेंट नहीं किया है कि वालों ने किताब के अंदर अब तक, उनको यहाँ पे अमेंड करना चाहिए या कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017। तो टैक्स उसको भी कंपनी मानता है जिसको कंपनी एक्ट कंपनी बोलता है। टैक्स लॉ की नजर में वो कंपनी है जिसको कंपनी एक्ट कंपनी बोलता है। कंपनी एक्ट किसको कंपनी बोलता है? कंपनी, पब्लिक कंपनी को कंपनी बोलता है, प्राइवेट कंपनी को कंपनी बोलता है, लिस्टेड कंपनी को कंपनी बोलता है। पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, टैक्स की नजर में दोनों कंपनी से। ठीक है, अच्छा। लेकिन टैक्स में कंपनीज का एक स्पेशल पॉइंट भी है, वो क्या है? स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और यानी कंपनी का एक हिस्सा और है जिसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो कंपनी स्मॉल कंपनी की डैशन में फॉल कर जाएगी उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी की डैशन में फॉल कर जाती है तो उसका टैक्स रेट कम है। वो टैक्स रेट अभी आपके सामने आता है। तो ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी कंपनी जरूर है, और वो एज पर कंपनी ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट वो कंपनी। अच्छा जी, उसके बाद अब बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अब टैक्स लॉ उसको भी कंपनी मानता है जिसको कंपनी एक्ट के तहत नहीं बल्कि किसी और कानून के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया हो, इसको हम लॉ में क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। पता है आपको स्टैट्यूटरी कंपनी? तो थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी कंपनी। थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जाम्पल, HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, तो HBFC जो है वो कंपनी एक्ट के तहत वजूद में नहीं आया बल्कि वो स्टैट्यूटरी कंपनी है। वो पाकिस्तान में उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए अलग से कानून बनाया गया। उसके अलावा आई कैप भी एक कंपनी है। इसके अलावा चार्टर्ड कंपनी जो प्रेसिडेंट या किंग या क्वीन के ऑर्डर से जनरेट होती है, जिनको कंपनी का स्टेटस मिलता है प्रेसिडेंट या किंग के ऑर्डर से। तो अब बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अब मुदारबा, जितनी मुदारबा कंपनी जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग करते हैं, जितने भी बिजनेसेस, उनको भी लॉ ने टैक्स लॉ के नजर में क्या क्या ट्रीट किया है बेटा? कंपनी ट्रीट किया। उसके बाद अब बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। टैक्स लॉ उनको भी कंपनी मानता है जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। क्या टोयोटा जापान को हम पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए कंपनी नहीं मान रहे थे? टोयोटा जापान तो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई थी। यूनिलीवर यूके को हम टैक्स पर्पस के लिए पाकिस्तान में कंपनी नहीं मान रहे थे? क्या हम एमिरेट्स को पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए कंपनी नहीं मान रहे थे? बेटा बात समझ में आती है आप सब लोगों को? जवाब देंगे बेटा प्लीज। यहां तक का डिस्कशन समझ में आया सबको? सबसे पूछ रहा हूँ, हर बंदा जवाब देगा तसल्ली हो जाएगी मुझे। हर बंदे का जवाब मिलना चाहिए। अच्छा, गुड, जबरदस्त। अभी सुनिएगा, अगला पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एसोसिएशन whether incorporated or not, which the board has by general or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance। ये लाइन आमतौर पर एक्सप्लेन नहीं की जाती, जरा सुनिएगा इस बात का मतलब क्या है। एक एओपी है,
एक पार्टनरशिप फर्म है जो कहाँ फॉर्म हुई है, पाकिस्तान में फॉर्म हुई है, बाहर फॉर्म हुई है, फॉरेन एओपी किसको बोलूंगा मैं? जो पाकिस्तान में फॉर्म हुई है उसको बोलूंगा, तो पाकिस्तान से बाहर फॉर्म हुई है उसको बोलूंगा? जवाब दे। फॉरेन एसोसिएशन किसको बोलूंगा? जो पाकिस्तान में फॉर्म हुई है उसको बोलूंगा, तो पाकिस्तान से बाहर फॉर्म हुई है उसको बोलूंगा? तो पाकिस्तान से बाहर फॉर्म हुई। अब सुनो, ये लॉ क्या कह रहा है? ये लॉ ये कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चाहे, यानी बोर्ड, बोर्ड मतलब एफबीआर चाहे, तो एफबीआर अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए चाहे तो फॉरेन एओपी को टैक्स पर्पस के लिए एओपी ना माने, बल्कि क्या माने? कंपनी मान ले। फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, which the board has by general or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance। यानी लॉ चाहे तो गुंजाइश है इस बात की कि वो एओपी जो फॉरेन कंट्री में फॉर्म हुई है उसको पाकिस्तान में एओपी के नाम से टैक्स ना करे, बल्कि किस नाम से टैक्स करे? कंपनी के नाम से। तो ऐसा क्यों है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं मैं आपको, ऐसा क्यों है, इसकी रीजनिंग समझा दूं मैं आपको थोड़ी सी। इसकी रीजनिंग बड़ी सिंपल सी है। देखिए बेटा, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है? बताइए। सबसे बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्या कहते हैं, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है? यार रिस्पॉन्स करो भैया सब लोग। अनलिमिटेड। कंपनी में लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अब सुनो एक बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पाकिस्तान से बाहर कुछ कंट्रीज में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी है। पाकिस्तान से बाहर कुछ कंट्रीज में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट भी है। ये पार्टनरशिप के अंदर भी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान में भी ऐसा कोई लॉ नहीं है। इसहाक डार साहब लाना चाह रहे थे ऐसा लॉ पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन ला नहीं सके। अब जरा सोचो, एक एओपी है, एक पार्टनरशिप फर्म है जो बाहर के कानून के लिहाज से लिमिटेड लायबिलिटी है। अगर वो पाकिस्तान में आके ऑपरेट करती है तो पाकिस्तान में लिमिटेड लायबिलिटी किसको बोलते हैं? कंपनी को बोलते हैं या पार्टनरशिप को बोलते हैं? बताओ। कंपनी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऐसी एओपी है, एक ऐसी एओपी है जो लिमिटेड लायबिलिटी एओपी है, लॉ चाहे तो उसको पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए क्या मान ले? एओपी माने, कंपनी माने? कंपनी मान ले, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज किसकी पाई जाती हैं? कंपनीज की पाई जाती है। कुछ समझे बात या नहीं? अच्छा जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट भी क्या है? कंपनी है। लोकल गवर्नमेंट, ये जो आपकी बल्दियाती गवर्नमेंट होती है इसमें नाजिम होते हैं, आजकल क्या कहलाते हैं? नाजिम के बदले क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? चेयरमैन। हाँ, चेयरमैन। जो लोकल गवर्नमेंट है ये भी एक कंपनी है। तो ये क्या मतलब है इस बात का? भाई समझो बात को। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई इनकम हो सकती है? अब यहां सुनना बात को, देखो सुनना मेरी बात को गौर से, जवाब देना, जवाब देना। पीआईए क्या है बताओ? पीआईए, चलिए बताओ पीआईए क्या है? पीआईए, यार रिस्पॉन्स करो प्लीज। पीआईए क्या है? कंपनी। बेहतरीन। यार कंपनी के शेयर, अच्छा सुनो, अब सुनो, कंपनी के शेयर्स कोई पर्सन ही ऑन करेगा ना यार। कंपनी के शेयर्स कोई पर्सन ही ऑन करेगा ना भाई। तो अगर कंपनी का शेयर होल्डर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को पर्सन मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? बताओ। गवर्नमेंट का यानी क्या कहते हैं, अगर किसी कंपनी का शेयर होल्डर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को भी तो पर्सन ही मानना पड़ेगा ना यार। समझे बात को? इसलिए फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसलिए लोकल गवर्नमेंट, इसलिए फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब क्या है? पर्सन की डेफिनेशन में ऊपर आ रहा है आपके सामने। अच्छा,
पीआईए कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी लॉ के तहत, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब वो अभी कंपनी लॉ करंट वाला नहीं, जो पुराना वाला लॉ था। हो गई, हुई होगी इनकॉर्पोरेट। बेटा जवाब दो आप सब। पीआईए की जो इनकम है, आमदनी है, अभी तो पीआईए लॉस में है बेटा, लेकिन एक वक्त में पीआईए बहुत प्रॉफिट में रही है। 1948 में पीआईए के जो इश्तिहार थे, जो एडवर्टाइजमेंट थी, वो न्यूयॉर्क टाइम में छपती थी। ऐसा वक्त था। पीआईए दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 एयरलाइन हुआ करती थी। एमिरेट्स के जितने भी पायलट्स है, जितना भी सिस्टम है, उन सबको ट्रेनिंग पीआईए ने दिलवाई है। खैर ये अलग बहस में निकल जाएंगे। पीआईए दुनिया का 7 स्टार होटल जो कि न्यूयॉर्क में है, रूजवेल्ट होटल, उसके शेयर्स पीआईए के पास है। तो पीआईए खुद एक शेयर होल्डर है किसका? पीआईए मालिक है किसका? रूजवेल्ट होटल का। यूएसए का बेहतरीन किस्म का होटल, कभी सर्च करके देखिएगा आप लोग, रूजवेल्ट होटल। ये मैं कहीं और निकल गया, छोड़ें इस बात को, वापस आते हैं। पीआईए एक कंपनी है। पीआईए ने नेट प्रॉफिट कमाया, इस पे टैक्स पीआईए देगा या पीआईए का शेयर होल्डर देगा? इस पे टैक्स पीआईए देगा या पीआईए का शेयर होल्डर देगा? सर पीआईए खुद एक पर्सन है, तो इस पे टैक्स किसने पे करना है? पीआईए ने पे करना है। बेहतरीन। अच्छा, पीआईए के शेयर होल्डर को क्या मिलेगा बेटा? डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा बताइए? मिलेगा। अच्छा, अगर पीआईए का शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है, तो वो डिविडेंड किसको मिला बतौर शेयर होल्डर, बतौर पर्सन? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पर्सन होना चाहिए ना, इसका मतलब गवर्नमेंट की भी इनकम होगी ना। क्लियर बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट्स की इन्वेस्टमेंट हो सकती है बतौर पर्सन, और उस इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट को इनकम भी मिल सकती है। अब ये और बात है कि गवर्नमेंट की इनकम टैक्स होगी या नहीं होगी। अच्छा, ये जो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं, फेडरल लॉ है, प्रोविंशियल लॉ है? जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम पढ़ रहे हैं, फेडरल लॉ है या प्रोविंशियल लॉ है? फेडरल। तो अगर पीआईए के शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, तो पीआईए पे जो डिविडेंड मिला वो किसकी जेब में गया? फेडरल गवर्नमेंट की जेब में गया। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने आप को टैक्स करेगी? अगर वो टैक्स कर भी ले तो पैसा किसकी जेब में जाएगा? टैक्स कटने के बाद उसकी अपनी जेब में जाएगा। तो लिहाजा आमतौर पर फेडरल गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो टैक्स नहीं होती, लेकिन गुंजाइश है लॉ में गुंजाइश है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम क्या हो सके? टैक्स हो सके। ये है, पॉसिबिलिटी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बतौर पर्सन जो इनकम है वो टैक्स हो सकती है। तो गुंजाइश है। लेकिन मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया कि यार फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को पर्सन क्यों मानना चाहिए? क्योंकि शेयर्स ओन करने के लिए इनको पर्सन मानना पड़ेगा ना यार। और इनको कंपनी की डेफिनेशन में शामिल कर दिया कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की क्या है बेटा? ऑनर है, शेयर होल्डर है, खत्म हो गई बात। कोई मसला यहाँ पर बेटा आपको? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे पॉइंट क्या हो गए? क्लियर हो गए आप सबको? अच्छा जी, उसके बाद आते हैं बात कहाँ पर? अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सॉरी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। अब ये जो मेमन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने कहाँ पर? कंपनी लॉ में। तो सोसाइटीज जो फॉर्म होती हैं उनको भी टैक्स पर्पस के लिए कंपनी माना जाएगा। ठीक है जी। डिफेंस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेमन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सो ऑन। तो इस तरह की सोसाइटीज जो होती हैं, जो फंड जनरेट करती हैं, लोगों से चंदा जमा करती हैं और उसके जरिए सोसाइटीज रन की जाती है, तो बाकायदा सोसाइटीज की भी क्या है? इनकम होती है, उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो उनको भी बतौर पर्सन हम रिकग्नाइज करेंगे और वो टैक्स पर्पस के लिए क्या माने जाएंगे? कंपनी माने। मतलब कंपनी में आ गया और कंपनी के ऊपर पर्सन बोल दिया कि आप टेंशन लेने की बात ही नहीं है। उसके बाद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आईकैप अगर स्टेचुरी कंपनी के तौर पे कवर ना हो तो आईकैप उसके बगैर भी कवर हो सकता है कंपनी की डेफिनेशन में बेटा। बतौर व्हाट? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सैलानी क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ईडी क्या है?
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये टैक्स पर्पस के लिए कंपनी है। तो क्या सर इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स देना है? ये जरूरी नहीं है, इनको एग्जेम्पशन मिल सकती है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर? उसके बाद अ ट्रस्ट एंड इक्विटी और अ बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आप जानते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एनआईटी। इसके अलावा ट्रस्ट जो है वो और भी बनाए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयज का जो रिटायरमेंट फंड होता है वो एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाता है। मतलब एम्प्लॉयज का जो रिटायरमेंट फंड है वो एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। मतलब एक और कंपनी फॉर्म कर ली गई जिसका काम क्या है, फंड मैनेजमेंट करना। एक और कंपनी फॉर्म कर दी गई, इसका नाम क्या है, फंड मैनेजमेंट करना। जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जहां पर एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट फंड्स वगैरह मैनेज हो रहे होते हैं, उनको भी कंपनी की डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना, ये आपके सामने ये तमाम बातें तो हैं, तफसीली बातें। कुछ बातों की मेच्योरिटी जो है वो आपको आगे चल के आएगी, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश की है जिस लेवल पर आप अभी मौजूद हैं उस लेवल पर आपको बात समझाने की। ठीक है जी। अब ओवरऑल तो समझने वाली बात तो मैंने कोशिश की, इतना टाइम उस पर स्पेंड किया, लेकिन मेजोरिटी केस में रट्टा हिट आना। तो अब आपको ये डेफिनेशन जो मैंने पढ़ा दी याद होनी चाहिए। याद होगी बेटा आप लोगों को डेफिनेशन? बताइए। ठीक है जी। अब मैं आया एक और चीज, वो चीज क्या है बेटा, टैक्स रेट्स आपके सामने। अब बोर्ड पे वापस जा रहा हूं। जरा देखिएगा प्लीज सब लोग बेटा। बेटा स्क्रीन ब्लैक हो गई, ब्लैक बोर्ड पे आ गया हूं मैं यार, हद हो गई बेटा। देखिए पहले नहीं देखा ब्लैक बोर्ड आपने? अब सही है स्क्रीन, बोर्ड दिख रहा है आपको? ठीक है जी। पर्सन लिखा हुआ दिखा बेटा अब आपको? पर्सन, बुनियादी तौर पे कितने पर्सन है बेटा? बुनियादी तौर पे 3%। ठीक है। इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। इंडिविजुअल के लिए बेटा दो किस्म के टैक्स रेट्स, सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस। ठीक है। और जो इंडिविजुअल का नॉन सैलरीड केस है, जो इंडिविजुअल का नॉन सैलरीड केस है वही एओपी के प्रॉफिट्स पर टैक्स वर्कआउट करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये हुआ इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उसकी इनकम टैक्स होगी सैलरीड केस वाले टैक्स चार्ट से, या तो उसकी इनकम टैक्स होगी नॉन सैलरीड वाले टैक्स चार्ट से। यानी हम टैक्स रेट पढ़ रहे हैं, अब हम टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग की तरफ जाना चाहते हैं।
तो कितनी किस्म के टैक्स रेट हुआ बेटा? 2 किस्म के। इंडिविजुअल के पास कितनी किस्म के टैक्स रेट का ऑप्शन है? 2 किस्म के। सैलरीड केस, सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस। जवाब देंगे बेटा। एओपी के पास जो टैक्स रेट है बता रहा हूं ये है क्या, बता रहा हूं। और एओपी के पास जो टैक्स रेट है, जो टैक्स चार्ट है, एओपी का टैक्स चार्ट वही होगा जो इंडिविजुअल का नॉन सैलरीड वाला होगा। यानी एओपी अपनी इनकम पर जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो इंडिविजुअल के नॉन सैलरीड वाले टैक्स चार्ट के जरिए ही करेगा। और कंपनी का टैक्स रेट जो है फिक्स है, फिक्स। यानी कंपनी के ऊपर पाकिस्तान में कोई टैक्स चार्ट नहीं लगता। कंपनी के ऊपर पाकिस्तान में जो टैक्सेशन है वो कौन सी है? वो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। कंपनी का टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव नहीं है। पाकिस्तान में इंडिविजुअल और एओपी का टैक्स रेट जो है वो प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इंडिविजुअल और एओपी का टैक्स रेट भी बढ़ता है। लेकिन कंपनी में कंपनी के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स रेट फिक्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। एक फिक्स अमाउंट से उसको टैक्स पे करना है। क्या यहां तक बात समझ में आई बेटा? तो जब पर्सन 3 है तो उन पर अप्लाई होने वाले टैक्स रेट भी समझने पड़ेंगे। इंडिविजुअल के ऊपर 2 किस्म के टैक्स, एओपी के ऊपर 1 किस्म का टैक्स रेट, और कंपनी का टैक्स रेट ही फिक्स है, जिसमें कंपनी के भी 2 हिस्से करने हैं। क्या कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है? अगर कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करती है बेटा तो उसका टैक्स रेट जो है वो कम है। और अगर कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती तो उसका टैक्स रेट 29% है। स्मॉल कंपनी का टैक्स रेट कम है, लेकिन अगर कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती तो उसका टैक्स रेट कितना है? 29%, 29%। तो कंपनी की जो इनकम होगी वो 29% से क्या होगी? टैक्स। ठीक है। यानी कंपनी की इनकम ₹1,00,000 तो लाख का 29%, 29,000 रुपए। कंपनी की इनकम 10 लाख रुपए हो तो 10 लाख का 29%, 2,90,000 रुपए। और अगर कंपनी की इनकम 1 करोड़ रुपए हो तो 1 करोड़ का 29%, 29 लाख रुपए। ठीक है। तो कंपनी को अपनी इनकम पर फिक्स रेट से टैक्स देना है 29%। लास्ट टाइम से मुराद जो था पिछला सेशन की बात कर रहे हो? लास्ट टाइम से मुराद पिछला सेशन है? नहीं बेटा, पिछले सेशन में भी 29% ही था। सेम टैक्स ईयर चल रहा है ना बेटा। ये वाला एग्जाम भी टैक्स ईयर 2020 का है, पिछला एग्जाम भी टैक्स ईयर 2020 का ही था, 29%। इससे पिछले टैक्स ईयर में 30% है। बेटा सवाल समझ नहीं आया मुझे आपका। मोर देन क्वार्टर हो तो टैक्स कहाँ जाएगा प्रॉफिट? मैं समझ नहीं पा रहा आपके सवाल को। मैं फिर अभी आगे बढ़ता हूँ, टाइम थोड़ा कम रह गया, फिर मैं सवाल के जवाब देता हूँ आपको। अच्छा जी, अब आपके सामने स्क्रीन पर क्या है बेटा? अब आपके सामने स्क्रीन पर टैक्स रेट है। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल है सबको बेटा? आप इसको यहां से पढ़ें। यहां से पढ़ें इसको आप। टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरीड केस। ये चार्ट कब अप्लाई होगा? where the income of an individual chargeable under the head salary exceeds 75% of his taxable income. The rates of tax to be applied shall be as set out in the following table, namely. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा आपकी सैलरी है तो फिर आपकी इनकम इन रेट से टैक्स होगी जो आपके सामने है। अब ये रेट्स क्या है?
अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए तक है और 6 लाख से एक्सीड नहीं करती तो आप पर 0% टैक्स अप्लाई होगा। यानी 6 लाख तक आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन में फॉल कर जाएगी। 6 लाख रुपए क्या कहलाए? बेसिक एग्जेम्पशन। क्या बोलेंगे इसको आप? बेसिक एग्जेम्पशन। ठीक है, क्या कहलाया? बेसिक एग्जेम्पशन। उसके बाद क्या लिखा? वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹600,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹1.2 मिलियन, यानी 12 लाख रुपए। तो फिर आपको टैक्स पे करना है वो अमाउंट जो 6 लाख से ऊपर है। जितना 6 लाख से ऊपर है 12 लाख तक, उसका 5% पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए है। मान लीजिए एक बंदे की टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपए है, ठीक है। तो 8 लाख इनकम वाला अगर सैलरीड केस में फॉल करता है तो उसकी इनकम पर हम टैक्स कैसे वर्कआउट करेंगे? 6 लाख पर हम कोई टैक्स वर्कआउट नहीं करेंगे। 6 लाख से ऊपर कितना बनेगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख का निकाल लेंगे 5%। 2 लाख का 6 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है। 6 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है। लिखा हुआ क्या है? 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹600,000। क्या ये बात समझ में आती है आप लोग? अच्छा, वेयर टैक्सेबल इनकम exceeds ₹1,200,000 but does not exceed ₹1,800,000। टैक्सेबल इनकम आपको समझा दिया गया है। टैक्सेबल इनकम समझा, इसीलिए तो पहले टैक्सेबल समझाया कि सवाल पैदा ना हो। यहाँ पर सैलरी पे टैक्स नहीं लग रहा, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लग रहा है। डेफिनेशंस पहले पढ़ा दी गई हैं, इसलिए पढ़ाई है कि ये परेशानियां ना हो। सोचिए, टैक्सेबल इनकम कैसे आती है? इनकम का टोटल होने के बाद वो कहलाई टोटल इनकम, फिर उसमें से माइनस हुए अलाउंसेस, वो कहलाई टैक्सेबल इनकम। तो ये रेट टैक्सेबल इनकम पे लगेगा भाई। उसमें सैलरी शामिल है, लेकिन सैलरी के अलावा भी इनकम शामिल है। तो ये चार्ट कब इस्तेमाल करना है? जब सैलरी आपकी टैक्सेबल इनकम का 75% हो। अब इसकी वर्किंग करके समझाता हूं मैं आपको। इस 75% को एक्सप्लेन करता हूँ, फिक्र ना करें इस बात को। लेकिन यहाँ पे मतलब टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम आपको तफसील से पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है। ये पता होना चाहिए कि उसमें सैलरी इंक्लूडेड है। ठीक है जी। नाउ अच्छा, उसके बाद थर्ड स्लेब, इसको बोलेंगे स्लेब। स्लेब 1 बेसिक एग्जेम्पशन। स्लेब 2 जहां इनकम 6 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख के दरमियान है। और स्लेब 3 जहां इनकम 12 लाख 1 रुपए से लेकर 18 लाख के दरमियान है। अब जरा सोचिएगा कि किसी की इनकम अगर 15 लाख रुपए, सुनिए प्लीज सुनिए, अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए, तो आप जरा निकालिए टैक्स ऑन ₹15 लाख। तो आप कैसे निकालेंगे 15 लाख पे टैक्स? आप बोलेंगे टैक्स ऑन ₹12 लाख। 12 लाख तक जो टैक्स बनता है वो बनता है कितना? 30,000 रुपए। और जो अमाउंट 12 लाख से एक्सीड कर रहा है वो कितना है? वो है 3 लाख। तो आप बोलेंगे टैक्स ऑन ₹3 लाख रुपए, और उस 3 लाख के ऊपर आप परसेंटेज लगाएंगे। एट वॉट? एट 10%। कितना बना? 30,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपए। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं हम तो किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं? ओके बेटा, बताइए यहाँ तक कि आपको वर्किंग समझ में आ गई सब लोग? जवाब समझ में आते हैं यहाँ तक सब लोग? अच्छा जी, उसके बाद वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹1,800,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹2.5 मिलियन। तो फिर 18 लाख तक आपको टैक्स पे करना है 90,000 रुपए, और 15% आपने पे करना है वो अमाउंट जो 18 लाख से एक्सीड करता है, एंड सो ऑन। ये आपके सामने पूरा स्लेब है।
तो आप इसको जरा देखिए, इसको हम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि अभी सैलरीड नॉन क्रेडिट के एग्जाम्पल मैंने करवाने हैं, पर वो कल ही मैं करवाता हूँ आपको। मैं यहाँ तक इसको स्टॉप करता हूँ, लेकिन आप इसको स्टेरिटेक्स को डाउनलोड कीजिए और इसमें से इस पेज को आप रीड कीजिए, और आप ये भी देखिए इसमें आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए 37 कैसे आ रहा है। ये 30 जो फिक्स आ रहा है ना, प्रीवियस स्लेब से आ रहा है। 6 लाख से 12 लाख के दरमियान कितना अमाउंट बना? 6 लाख। 6 लाख का अगर आप निकालें 5%, तो 12 लाख तक टैक्स कितना बना? 30,000। और जो 12 लाख से अबव बनता है 18 लाख तक, उस पर टैक्स कितना बना? 10%। सो तो ये 30,000 या 90,000 या 195,000 जो फिक्स अमाउंट आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस स्लेब से आ रहा है। लेकिन ये हमें आसानी कर दी गई है कि हम प्रीवियस स्लेब की कैलकुलेशन ना करें, तो हर स्लेब के स्टार्ट पर हमें प्रीवियस स्लेब्स का कैलकुलेट अमाउंट दे दिया गया है कि भाई यहाँ तक इस इनकम तक तो इतना टैक्स बन गया, अब इससे ऊपर इस रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कुछ समझे बात या नहीं? नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं हुआ बेटा, इसमें कोई अपडेट नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां तक मैं इसको स्टॉप करूंगा। इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सैलरीड और नॉन सैलरीड केस से। तो अब तक मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन समझा दी, ठीक है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है सर, केपी की किताब लास्ट वाली बिल्कुल बिल्कुल सही है। बाकी मजीद मैं अपडेट ले लेता हूँ मार्केट से, उस हवाले से फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर, और यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।